नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी राज्य गुजरात के अहमदाबाद के अटल ब्रिज पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं। चुनावी चाशनी में डूबे हुए इस राज्य की क्या है कथा और व्यथा, बताएंगे आपको आगे। लेकिन उसके पहले शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा। इसी वजह से उसे कड़ी और बड़ी सजा दिला पाने के लिए पुलिस की मशक्कत लगातार जारी है। इन सब के बीच आज साकेत कोर्ट में उसकी पेशी के दौरान पुलिस की ओर से डिमांड की गई कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि जो भी सच है वो देश और दुनिया के सामने लेकर आया जा सके। पुलिस के सामने किस तरह की है चुनौतियां, ताकि इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आज पूरे दिन इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस आदमी ने जो हैवानियत दिखाई है, उसके चर्चे आज चौराहे चौराहे पर है। पुलिस पड़ताल कर रही है, सबूत जुटाने की मशक्कत कर रही है, मगर आफ्ताब किसी पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। इसीलिए आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। साइको एनालिसिस टेस्ट की भी तैयारी है। इसकी नौबत इसलिए आई है क्योंकि पुलिस के पास न साबुत लाश है, न सीसीटीवी तस्वीरें, न श्रद्धा का मोबाइल और न ही वो इलेक्ट्रिक आरी जिससे श्रद्धा के शव को टुकड़े किए गए। अदालत में केस सबूतों पर खड़ा होता है, लेकिन सबूतों के लिहाज से पुलिस के हाथ लगभग खाली हैं। इसके अलावा आफ्ताब जैसा शातिर दिमाग मुजरिम मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? मीडिया के सामने तो आफ्ताब ने खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन पुलिस के सामने मुंह खोलता भी है तो बस गुमराह करने के लिए। कभी कहता है कि श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र में फेंका, कभी कहता है कि दिल्ली में फेंका। श्रद्धा के चेहरे का हिस्सा जिसे वो डीप फ्रीजर में सामने की तरफ रखता था, ताकि जब भी फ्रिज खुले तो उसे देख सके। उसे उसने कहां फेंका ये भी नहीं बता रहा। उससे ये सब उगलवाने के लिए पुलिस ने नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी, जिसे साकेत कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर होगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी है कि कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, और इसीलिए पुलिस जो भी बयान आफ्ताब दे रहा है उसको वेरीफाई कर रही है, सबूतों से मिलाने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि कितना ये सच बोल रहा है। उसकी लोकेशन से उसकी मैच कराने की कर रही है कोशिश बातों से, कि किस तरीके से वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब से पूछताछ के लिए मनोरोग विशेषज्ञ की मदद भी ले रही है। मानसिक स्थिति को समझने के लिए एक मनोरोग विशेषज्ञ पुलिस टीम के साथ रहता है। नार्को टेस्ट हो या साइको एनालिसिस टेस्ट, इसके जरिए मिली जानकारी अदालत में सबूत के तौर पर मानी नहीं जाती, लेकिन पुलिस को सबूत जुटाने में इनसे मदद मिल सकती है। इस बीच आज सुबह 8 बजे ही पुलिस आफ्ताब को मेहरौली के जंगलों में लेकर आई, ताकि मोबाइल, आरी और श्रद्धा के शव के टुकड़े ढूंढे जा सके, मगर अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। जो लोकेशंस आफ्ताब की तरफ से बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खोजबीन लगातार जारी है। आप देखिए इसके आगे यहाँ पर पुलिस, अब आगे किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ पर देखिए पुलिस ने डंडा लगा दिया और पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। और ये नहीं, ये सिर्फ इसी जगह पर जो जंगल के तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस इसी तरीके से उन्होंने एंट्री बंद कर दी है। और अंदर जो पुलिस की टीम है, जिसमें मेहरौली थाने के एसएचओ भी हैं, वो सभी लोग लगातार पार्ट्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये कवायद लगातार पुलिस जारी रखी हुई है, और पुलिस को जिन चीजों की तलाश हो उसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, हथियार और इसके अलावा पूरे बॉडी पार्ट्स। अब पुलिस को जब पार्ट्स जो मिले भी हैं, उनकी सबसे पहले तो फॉरेंसिक कराई जाएगी। ये तय किया जाएगा कि हाँ वो मानव अंग है, और उसके बाद फिर उनका जांच डीएनए मैच कराया जाएगा। कल रात पुलिस ने पुतला लेकर आफ्ताब के फ्लैट पर रिक्रिएशन भी किया था। वहीं उसने आफ्ताब का झूठ भी पकड़ा। जो आफ्ताब कह रहा था कि 22 मई को श्रद्धा झगड़ा करने के बाद सिर्फ मोबाइल लेकर चली गई थी, उसी आफ्ताब के अकाउंट में श्रद्धा के मोबाइल बैंकिंग ऐप से 26 मई को
54,000 रुपए ट्रांसफर हुए। यही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों को चैट के जवाब दिए गए। इस दौरान श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के महरौली की ही मिली। इससे आफ्ताब का झूठ पकड़ा गया। आफ्ताब इतना शातिर है कि 26 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था तो बड़ी ही सफाई से उसने 22 मई को झगड़े के बाद श्रद्धा के चले जाने की कहानी सुनाई थी। यही नहीं, 3 नवंबर को जब उसका बयान दर्ज किया गया तब भी उसने यही बताया था। हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो हुआ कि ये फोन में बंद है। इस दौरान वो वसई में अपने घर पर भी गया था। पड़ोसियों के मुताबिक उसके घर वालों ने कुछ दिन पहले ही वसई का घर खाली किया और मीरा रोड में कहीं शिफ्ट हो गए। गौरतलब है कि तब तक श्रद्धा की हत्या का खुलासा नहीं हुआ था। तो क्या आफ्ताब के घर वालों को श्रद्धा की हत्या की भनक लग गई थी? क्या आफ्ताब के घर वालों से भी पुलिस पूछताछ करेगी? शिफ्ट होने के टाइम हम लोग ने पूछा भी था कि अचानक आप लोग किधर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि हम लोग को बॉम्बे से इधर ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। और उनका एक आफ्ताब का छोटा भाई था, उसका भी अभी रिसेंटली 2 महीना पहले जॉब कहीं बॉम्बे में लगा, तो बोलते हैं उसका भी जॉब बॉम्बे में है, हमारा भी हुआ है, तो आने जाने में तकलीफ होगी, इसके लिए हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, और कोई रीजन दिए नहीं हो। ये लोग शिफ्ट किए ना जिस दिन पूरा सामान, उसके नेक्स्ट डे वो 2-3 घंटे के लिए आया था शाम के समय। बातचीत वो लोग की होती थी और वो बोल रहे थे कि दिल्ली में रहता है, वो उसका जॉब दिल्ली में चल रहा है और वो वहीं शिफ्ट हो गया है। पुलिस ने दावा किया है कि अब तक श्रद्धा के शरीर के 10 टुकड़े मिले हैं। ये शरीर के नीचे का हिस्सा है। एक बड़ा बॉडी पार्ट रीढ़ की हड्डी के नीचे का मिला है। महरौली के जंगल में नाले से कुछ हड्डियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस जल्द ही श्रद्धा के पिता को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाएगी, तभी मालूम चल सकेगा कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने, इधर दिल्ली में आरोपी आफ्ताब से पुलिस सच उगलवाने में लगी हुई है, तो वहीं इसी तरह का एक मामला लखनऊ से भी सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप एक नाबालिग पर उसके ऊपर दबाव बनाया और उसने कर दिया इनकार। फिर 4 मंजिला से उसे नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। आरोपी इस वक्त फरार है। पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है और परिवार वाले जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद लखनऊ समेत किस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश सन्न है, इस रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली में दहलाने वाला गुनाह आफ्ताब ने किया और लखनऊ में सूफियान ने नाबालिग को मार डाला। दोनों हत्याओं में लड़कियां सनक की शिकार हुई हैं। लखनऊ में ये डूडा कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में सूफियान का घर है। इसी इमारत की 4थी मंजिल से सूफियान ने 17 साल की लड़की को धक्का दे दिया और नीचे गिरकर लड़की की मौत हो गई। 17 साल की लड़की जिस पर जबरन धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाया गया और जब वो नहीं मानी, उसको इसी जगह से, इस छत से फेंक दिया गया। ऐसा आरोप परिवार का है और एफआईआर कॉपी में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। ये वो स्थान है, ये वो स्पॉट है जहां पर लड़का और लड़की उस दिन मौजूद थे। बहस हुई, उसके बाद जब लड़की नहीं मानी, लड़के ने उसको पीछे से धक्का दिया और लड़की नीचे जा गिरी। और ये वो स्पॉट जो आप देख रहे हैं, आप अगर मेरा यहाँ पर देखेंगे तो मेरी कमर के नीचे तक का हिस्सा है। धक्का अगर कोई यहाँ से देता है तो बहुत आसानी से कोई भी नीचे जाकर गिरेगा। आरोपों के मुताबिक सूफियान नाबालिग से प्यार करता था। वो लड़की पर दबाव बना रहा था कि धर्म बदलकर लड़की उससे शादी कर ले, लेकिन घर वालों ने जब लड़की को समझाया बुझाया तो लड़की ने परिवार की बात मान ली। इस बात से नाराज सूफियान ने हंगामा कर दिया। सूफियान लड़की को धमकी देता था कि उसके पास लड़की के अश्लील वीडियो हैं। अगर धर्म बदलकर उसने शादी नहीं की तो ये वीडियो वो वायरल कर देगा।
मेरे पास वीडियो है, बता रहा था मेरे पास वीडियो है, तुम हमसे नहीं करोगी शादी तो हमारे पास वीडियो, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। ये सब उस लड़की ने हमसे कम बताया, मेरी बड़ी लड़की से बताया, हमसे इसलिए नहीं पता, जानती मम्मी मारेंगी। सूफियान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, इसीलिए सूफियान को समझाने बुझाने के लिए लड़की का परिवार सूफियान के घर पहुंचा, मगर सूफियान के सर पर तो खून सवार था। लड़की के परिवार को पीटने के लिए छत पर वो डंडा लेने गया। नाबालिग लड़की सूफियान को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे छत पर गई, मगर वहीं पर सूफियान ने लड़की को छत से धक्का दे दिया। ऊपर दौड़ के गया छत पे डंडा लाने के लिए, हाँ डंडा लेने तो मारने के लिए मेरे भाई को। मामा इसका बोलने लगा, कॉलर पकड़ लिया कि तुम मेरी बहन से शादी करेगा, करके दिखाओ, हम लोग यहीं खड़े हैं, हिम्मत हो तो करके दिखाओ। ये सब बातें हम लोगों में कहा सुनी होने लगी। वो छत पे ले गए, तब तक वो मेरे से जो जिस लड़की की डेथ हो गई वो भी पीछे से उसको डंडा पकड़ने के लिए गई कि तुम मेरे मामा को मारोगे। उसी में उसने धक्का दे दिया है, उसी में ही धक्का, छत पे वो उसके साथ नहीं गई। इस हत्या के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर इंसाफ तो तब मिलेगा जब आरोपी पकड़ में आएगा, और आरोपी सूफियान फरार है। पुलिस की माने तो 5 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो सूफियान की तलाश में जुटी है। जल्द ही सूफियान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार का आरोप वादी पक्ष द्वारा लगाया गया कि शादी धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, ऐसा तहरीर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर भी एफआईआर जो पंजीकृत की गई इसी तहरीर के आधार पर की गई है। बाकी तथ्य विवेचना के निस्तारण के पश्चात ही हम आपको बता सकेंगे, अभी तो विवेचना चल रही है। आज नहीं तो कल आरोपी गिरफ्तार होगा। बहुत संभव है कि उसे सख्त सजा भी मिले, मगर सवाल ये है कि ये कैसा पागलपन है जिसमें आदमी नहीं रहता, हैवान हो जाता है। ऐसा हैवान जो किसी की जान ले लेने से भी नहीं हिचकता। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब उतरते हैं एमसीडी के चुनावी रण पर, जो समय के साथ भीषण हो चुका है। एक स्टिंग ऑपरेशन ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आप पार्टी पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने एमसीडी में टिकट के बदले पैसे लिए हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ आप इन आरोपों को खारिज कर रही है। दिल्ली में एमसीडी के सियासी मैदान पर एंटी करप्शन यूनिट की एंट्री हुई तो 3 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी ने एक पार्षद का टिकट देने के लिए पैसे की मांग की। बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया जिसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं करता। हेलो, हाँ जी। हाँ भाई, हाँ जी बताइए ना। लिया है, वो काउंट कर रहा है लड़का पैसे। कोई नहीं, आप करके बता देना जैसा भी होगा। चलो, आप कहाँ हो? मैं तो थोड़ा बाहर से मिलूंगा आपसे, मान लीजिए रात में अगर आऊंगा इधर तो रात में मिलूंगा, तो कल मिलता हूँ आपसे। अच्छा, विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी का आइडिया नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, वो पार्टी पूरा मामला कमलानगर के वार्ड संख्या 69 का है। आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से टिकट मांगा। आरोप है कि विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए की डिमांड की। आरोपों के मुताबिक महिला ने टिकट के लिए विधायक अखिलेश को 35 लाख रुपए और वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता को 20 लाख रुपए दिए। आरोप है कि बाकी रकम लिस्ट में नाम आने के बाद देने की बात तय हुई। आम आदमी पार्टी की लिस्ट में महिला का नाम नहीं आया। इस पर महिला ने विधायक अखिलेश के साले ओम सिंह से रुपए वापस करने की मांग की। बाद में महिला ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत कर दी। पीड़ित महिला ने ब्यूरो को वीडियो भी दिया। मेरे को थोड़ा दुख इस बात का हुआ, मेरे से कहाँ कमी होगी। गोपाल जी जानते हैं दिक्कत ये थी ना, आपको बताया था कि दोनों सीटें थोड़ा सा हुआ है ना, एक गुजर हो गया वहाँ पे, दूसरा गुजर लड़ा ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ, उसलिए पार्टी ने मना कर देने, तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप लड़िए, मजबूती से लड़ते आप चुनाव। हाँ हाँ, कोई नहीं, लगे रहिए, अभी कोई टाइम थोड़ी ना जा रहा है। नहीं भैया से भी बात हुई थी, विधायक जी से मेरी, हाँ, अखिलेश भाई से। चलो कोई नहीं, आप भैया को बोल देना सामान पहुंच गया विधायक जी को, मैं उधर बोल देता हूँ। मैं गौरव का 2-3 बार फोन आ चुका था मेरे पास। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है।
शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। 15 नवंबर की रात ओम सिंह अपने साथी शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी के साथ घूस के 33 लाख रुपए लेकर पीड़ित महिला के पास पहुंचा। यहां पहले से मौजूद टीम के सदस्यों ने तीनों को रंगे हाथों नकदी के साथ पकड़ लिया। अब हंगामा बढ़ा तो सियासत गर्म होने लगी। आम आदमी पार्टी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए, कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि पूरी निष्पक्ष जाँच हो और जिसने भी अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच खबर है कि आपके विधायक अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता से एसीबी जल्द पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए जल्द नोटिस भेजा जाएगा। वहीं बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बोली लगाकर बेची जाएगी। एक व्यक्ति गया 50 लाख लेकर, कह रहा नहीं, दूसरा व्यक्ति 70 दे रहा है। वो बेचारा कहीं अपने गहने गिरवी रख के 70 दे आया, घर गिरवी रख के। अगले दिन को 90 लाख वाला पहुंच गया, कह रहा नहीं, वो बी तो 90 दे रहा है, आपके पास 1 करोड़ है तो मिलेगी। अब उनमें से जो जिसने 1 करोड़ दिया उसको दिए, 70 वाले को कहा आपको नहीं मिलेगी। ये ओपन हुआ है। कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद खुले रूप से 90% टिकट ओपन हुए। मेरे यहाँ कालका जी में जो टिकट दी गई है वो पैसे लेकर दी गई है। तो उनका जो लाइन है ना कि एमसीडी में भी केजरीवाल, यही लाइन आम आदमी पार्टी को समाप्त कर देगा। जैसे लोग अच्छा यहाँ भी केजरीवाल ही है। उन्होंने एक लाइन में आम आदमी पार्टी का अगर कोई जमीन पे मजबूत भी लड़का होगा, कोई लड़की होगी महिला, तो भी वो हार जाएगी। इसीलिए कह रहे तो फिर केजरीवाल को लाएगा। तो अब फिर से केजरीवाल को कोई दिल्ली में नहीं चाहता। बहरहाल एमसीडी चुनाव से पहले अब कैश फॉर टिकट कांड से सियासत गर्मा गई है, जहां आगे की पूछताछ और जांच आप बनाम बीजेपी के घमासान को और बढ़ा सकती है। अरविंद ओझा, राम किंकर के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। दिल्ली एमसीडी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो इधर गुजरात में भी आपको बताते चले, आपके सूरत पूर्व के प्रत्याशी अचानक से गायब हो गए। फिर वो प्रकट होते हैं, जाकर अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि दरअसल बीजेपी ने उनका अपहरण कर लिया था और डरा धमकाकर उनका नामांकन वापस लिया गया। लेकिन पूरे मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब कंचन जरीवाला आज तक के कैमरे के सामने आए और उनकी ओर से आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा गया कि दरअसल उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यह बड़ा फैसला लिया है। आज तक ने कंचन जरीवाला से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और उन्हें बहुत कुछ आम आदमी पार्टी पे राष्ट्र विरोधी, गुजरात विरोधी के आरोप लगाए हैं। कंचन भाई जरीवाला हमारे साथ हैं, उनसे पूछ रहे थे, कंचन भाई आपको कब पता चला कि आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी, गुजरात विरोधी है और आखिर आपने नामांकन वापस लेने की वजह क्या है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं बीजेपी ने दबाव डाला आप पे। मेरा फॉर्म भरने के लिए कंप्लीट हुआ तो मैं मेरा विस्तार में गया, लोगों के साथ बात किया, हमारा समाज का अलग अलग संघर्ष से बात किया। फिर यहाँ पे हम जितने लोग हैं वहाँ पे मेरे कैंपेन दरमियान मैंने बात किया। सब लोग मेरे सपोर्ट नहीं करते थे, तो सब लोग बोलते थे तो हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी नोंदाई हुई है। मैं हमारा समाज के साथ गया, फिर हम वो लोग ने बोला ये राष्ट्रीय विरोधी पार्टी है, गुजरात में राष्ट्रीय विरोधी पार्टी है, इसलिए मैं मानसिक तनाव में चला गया था। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया, तो मैं उम्मीदवार अभी मैं मेरी वापस ले सकता हूँ। कंचन में पूरे परिवार के साथ गायब होने की क्या जरूरत थी? आप अपने पत्नी, बच्चे सभी के साथ घर छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? घर छोड़ने की मैं तो घर पे था, लेकिन 3 बजे के बाद मेरा फैमिली के साथ फोन पे फोन सभी लोग का आ रहे थे, तो वो लोग मैं बाहर था तो वो लोग के मानसिक तनाव बढ़ रहा था, इसलिए मैं भी मेरा फैमिली के साथ मेरा सगा संबंधी के साथ में चला गया था क्या कि वो लोग को भी मानसिक तनाव ना बढ़े, इसके लिए मैं मेरा पूरा फैमिली के साथ में चला गया था। तो अभी आप आम आदमी पार्टी में हैं या नहीं है? नहीं, अभी मेरा स्टैंड क्लियर करूंगा कि क्या है क्या नहीं। अभी सब लोग बोल रहे हैं कैसे करने का, क्या काम करने का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब कब मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा।
अच्छा, एक चीज और, ईशुदान भाई गढ़वी जो सीएम कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आपका किडनैप कर लिया है, बीजेपी ने आप पे दबाव डाला, पैसे के लालच दिया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरे को किसी ने दबाव नहीं दिया। मैं तो अपने खुद से मैं मानसिक तनाव में आ गया था। मेरा पारिवारिक फैमिली मैटर भी था और मेरा भाई के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, इसके लिए अब आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवार ने कह दिया कि बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं। वहीं बीजेपी की जीत को लेकर हुंकार भरते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में उन्होंने बाकायदा रोड शो किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज घाटलोडिया सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। एक साल पहले ही नए नवेले सीएम बने भूपेंद्र पटेल को लेकर वोट मांगते हुए नजर आए और उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गृह मंत्री अमित शाह ने। 27 सालों से है बीजेपी की सरकार और गृह मंत्री का दावा है कि पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार बीजेपी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रही है। जिस घाटलोडिया सीट से विधायक है मुख्यमंत्री 1,17,000 वोटों से पिछली बार जीत हासिल की थी, इस बार क्या रहेगा उनका आंकड़ा, इस पर रहेगी आज तक की नजर।